हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल RS अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, यानी कि उसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है साउंड, यानी कि ध्वनि। ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, साउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में ध्वनि के बारे में बहुत सी बातें जान ली है। आज हम लोग उसमें आगे जानेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि की प्रॉपर्टी, इसके गुण को आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो साउंड है आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के गुण या इसकी विशेषताएं। तो देखिए, ध्वनि के जो प्रॉपर्टीज होती है, जो साउंड की प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमने आप लोगों को पढ़ा दिया, आप लोगों ने एक पढ़ लिया है। जैसे क्या होता है कि इसमें पहला होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या होता है पहला? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का परावर्तन। क्या? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जो ध्वनि का परावर्तन है यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है? तो जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराकर, किसी बड़ी कठोर सतह से टकराकर वापस आ जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन करते हैं। जैसे बताया गया कि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कोई दीवार मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से अगर ये आवाज लगाता है तो यहाँ से ध्वनि जाएगी और वहां पर टकराने के बाद फिर से पुनः वापस आ जाएगी। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? ध्वनि का परावर्तन कहलाती है या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। तो जब कोई ध्वनि, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, कोई भी व्यक्ति या वस्तु या किसी के द्वारा उत्पन्न की गई हो, तो जब ध्वनि क्या करे, जब ध्वनि किसी लंबे कठोर सतह से, बड़े कठोर सतह से टकराकर वापस आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। और आपको ये भी बातें बताई गई कि देखिए होता क्या है, जब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है तो जो ध्वनि परावर्तित होकर वापस आती है उसे क्या कहते हैं? उसे इको कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि हम कुछ बोल देते हैं और फिर कुछ समय के बाद वही हमें परावर्तन के पश्चात में सुनाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जब वो परावर्तन के पश्चात में सुनाई देती है तो उसे इको कहते हैं, यानी कि प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। तो जब भी हम आवाज लगाते हैं तो वह किसी कठोर सतह से टकराकर पुनः जब हमें वापस सुनाई देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। ये बातें आप लोगों को बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि देखिए, एक बात और आती है कि जब क्या हो कि किसी भी प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए, क्या करने के लिए? स्पष्ट सुनने के लिए श्रोता, मतलब जो सुनने वाला होगा, उसके और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो बताया गया है, बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। आई बात समझ में? तो ये सब बातें बताई गई हैं। और देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में होता क्या है कि एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, जैसे क्या कि कोई भी ध्वनि होती है, ध्वनि का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव कितने समय तक होता है? तो 1/10 सेकेंड। कितने सेकंड तक? 1/10 सेकंड तक ध्वनि का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव होता है। तो आपको ये बातें बताएंगे, अगर 1/10 सेकंड या इसको 0.1 सेकेंड भी कहते हैं, इतना सेकेंड या इतना बात एक ही है। तो जो कोई भी ध्वनि होती है उसका हमारे दिमाग पर या हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव कब तक रहता है? 1/10 सेकेंड पर। अगर 1/10 सेकेंड के अंदर अगर कोई हम दूसरी बात रिपीट कर देते हैं तो क्या होगा कि वह ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। तो कम से कम 1/10 सेकेंड के बाद कोई ध्वनि हमें दूसरी सुनाई देगी। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ कहा और आपने सुना, और जब हम तुरंत ही दूसरी बात बोलेंगे तो वो आपको कब सुनाई देगी? जब पहले और जो दूसरी बार बोले उसके बीच का समय कितना हो जाए? कम से कम 1/10 सेकेंड हो जाए। तो ध्वनि के परावर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और देखिए, परावर्तन में होता क्या है, जैसे एक पता है कि आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, या इसमें कहा जाता है अनुरणन। क्या? इकोइज्म, अनुरणन। अब देखिए, अनुरणन या इकोइज्म क्या होता है? इकोइज्म
या इसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन कहते हैं। अब देखिए इसमें होता है क्या है कि जैसे आपको बताया गया कि जैसे अभी बताया हमने कि अगर जब भी हम कोई आवाज निकालते हैं तो वो आवाज जब टकराकर हमें पुनः वापस सुनाई देती है, तो हमारे और जिससे टकराकर वापस आई है उस स्थान या जो भी वस्तु उस वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो अभी बताया गया है 17.2 मीटर की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या है किसी कमरे में है और वहां पर क्या है कमरे में जब आए तो वहां पर होता है क्या है कमरा छोटा है, मान लेते हैं कि 17.2 मीटर उसकी हमारे और जहां टकराकर वापस आ जाए ध्वनि उसके बीच की दूरी नहीं है, इससे कम होगी तो वहां पर भी हमें सुनाई ध्वनि हमें क्या होती है सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वहां पर इक्वलिंग में या अनुरणन के कारण होता है। ये सब बातें आप लोगों को बताई गई है। देखिए इसमें जैसे होता है क्या है जैसे कभी कभी देखिए अनुरणन क्या होता है कि अनुरणन का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? जैसे सिनेमा हॉल, जैसे मूवी हॉल होते हैं, वहां पर क्या होता है कि अनुरणन का प्रयोग होता है। जैसे जहां पर गाने गाए जाते हैं वहां पर भी क्या होता है अनुरणन, यानी कि जो इक्विलिब्रियम अभी बताया गया आपको रिवर्बरेशन उसका उपयोग होता है। देखिए क्या होता है कि जब रिवर्बरेशन का हम प्रयोग करते हैं तो जो ध्वनि होती है, जो गाने की जो साउंड होती है ना उसकी क्वालिटी क्या होती है अच्छी हो जाती है। लेकिन जो ही हम क्या करते हैं अनुरणन को अधिक बढ़ा देंगे, तो जब अनुरणन अधिक होता है तो वहां पर कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई गाना चल रहा है तो जब अनुरणन अधिक होगा तो क्या होगा, वह पहले वाली भी आवाज सुनाई देगी और वो क्या होगा वो स्लो वाली आवाज भी सुनाई देगी, तो वहां पर कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। तो अनुरणन का अपने स्थान पर क्या है एक महत्व है। अनुरणन के कारण क्या होता है कि जो भी गाने होते हैं उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। लेकिन जब अधिक हो जाता है तो वहां पर कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। और सिनेमा हॉल वगैरह में क्या होता है कि वहां पर मोटे मोटे पर्दे, नीचे चादर मैट बिछाई जाती है, लगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस कारण से होता है कि जो भी साउंड की जो इको है यानी कि प्रतिध्वनि है वो वहां पर उत्पन्न न हो सके। तो ये सब बातें आप लोगों को बताई गई हैं। अगर समझ में अब नहीं आई हो अच्छी तरह से समझना तो आप पिछली वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? दूसरी प्रॉपर्टी है साउंड की ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन। देखिए ध्वनि का अपवर्तन होता क्या है? परावर्तन के बारे में तो हमने जाना कि जब ध्वनि क्या होती है किसी लंबे कठोर सतह से टकराकर वापस आ जाती है तो वह क्या कहलाती है? वह रिफ्लेक्शन होता था। क्या होता था? रिफ्लेक्शन होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रिफ्रैक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन। वहां पर क्या था? वहां पर था रिफ्लेक्शन। क्या था? वहां पर रिफ्लेक्शन था, लेकिन यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो देखिए रिफ्लेक्शन जैसे अपवर्तन की बात करते हैं तो जैसे हम लोगों ने प्रकाश नामक चैप्टर में जो लाइट वाला चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अपवर्तन क्या होता है। सेम परिभाषा सेम कंसेप्ट वही है। देखिए अपवर्तन होता क्या है कि जब वहां पर प्रकाश की किरणें थी, यहाँ पर कौन सी होंगी? ध्वनि तरंगे। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। यही घटना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। देखिए ध्वनि का अपवर्तन क्या होगा कि जब ध्वनि तरंगे क्या हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। आई बात समझ में? अभी इसके बारे में बताया जाएगा कैसे किस प्रकार से विचलित होती है। जैसे प्रकाश के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। और वहां पर आपको बताया गया था प्रकाश में कि जैसे
ऊपर हम मान लेते हैं कि ऊपर क्या है, वायु है। इसमें भी समझेंगे हम लोग कैसे विचलित होती है ना। ऊपर जैसे वो प्रकाश में बताया गया, मान लेते हैं ऊपर वायु है, नीचे क्या है, जल है। तो एक ऐसी, अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक अभिलंब होगा। अब यहाँ से क्या होगा, जब वायु से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो जो ये जल वाला हिस्सा है, ये क्या है, इसका जो घनत्व है अधिक है, ऊपर वायु का घनत्व क्या है, कम है। तो यह क्या होगा कि यह ऐसे न जाकर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका अपवर्तन हुआ ना, वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो वैसे ही यहाँ पर ध्वनि में भी होती है, साउंड में भी उसका विचलन देखा जाता है। अभी आपको बताया जाएगा कैसे, किस प्रकार से विचलन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है। तो जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और विचलन की यही घटना क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए ध्वनि के अपवर्तन से प्रश्न क्या बनता है। तो ध्वनि के अपवर्तन के बारे में जाना हमने कि ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है। अब देखिए जैसे एक प्रश्न यहां से बनता है, एक प्रश्न बनता है कि ध्वनि, कोई भी अगर किसी को पुकारता है तो उस समय की बात हो रही, ध्वनि दिन में यहां से ध्वनि नहीं, आवाज भी शो कर सकते हैं। आवाज दिन में कम दूर तक सुनाई देती है, दिन में कम दूरी तक सुनाई देती है। क्या होता है, कम दूरी तक सुनाई देती है। जबकि रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आवाज जब हम क्या करते हैं, किसी को आवाज देते हैं तो उस समय आवाज क्या होता है, अगर दिन में देते हैं तो आवाज दिन में कम दूर तक सुनाई देती है, कम दूरी तक ही कोई सुन पाता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी को बुलाया तो क्या होगा, अगर दिन में बुला रहे हैं तो वह क्या होगा कि वो उतनी दूरी तक नहीं जा पाती है जितनी दूर तक उसको जाना चाहिए। तो क्या होता है कि आवाज दिन में कम दूरी तक सुनाई देती है, लेकिन वही आवाज रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ऐसा क्यों, यह क्यों होता है, तो आप जवाब देंगे इसका, किसके कारण से होता है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण होता है। किसके, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड या ध्वनि के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि दिन में आवाज कम दूरी तक जाती है और रात में वही आवाज क्या होती है, अधिक दूरी तक सुनाई देती है। अब देखिए इसको समझते हैं कैसे दिन में कम दूरी तक जाती है, ट्रेवल करती है, और रात में अधिक दूरी तक यात्रा करती है, ट्रेवल करती है या अधिक दूरी तय करती है। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं, पहले दिन को लेते हैं, क्या मान लेते हैं दिन में किसी को बुलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, दिन में किसी को बुलाया जा रहा है। अब देखिए दिन में होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की ये क्या है, ये पृथ्वी की सतह है, क्या है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह है। आई बात समझ में, तो ये क्या है, ये अर्थ सरफेस है या पृथ्वी की सतह है। अब देखिए जब पृथ्वी की सतह है, अब यहाँ पर ऐसे अगर एक हम रेखा खींचते हैं तो ये क्या इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब, क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा अभिलंब, या इसको नॉर्मल करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल। यहाँ पर क्या होगा, अर्थ सरफेस होगा। अब देखिए क्या होता है कि जब दिन में हम किसी को बुलाते हैं तो देखिए जब दिन में बुलाते हैं तो क्या होगा, अब देखिए जब पृथ्वी है तो क्या होगा, अब दिन वाला समय तो यहाँ पर क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह होता है, मतलब जो पृथ्वी की सतह है इसके ऊपर वाली जो वायु होती है, यहाँ पर देखिए पृथ्वी के ऊपर क्या स्थित है, पूरा वायु ही तो स्थित है, हर जगह क्या पाई जाएगी, वायु पाई जाएगी। इधर ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर वायु होगी, हवा होगी। आई बात समझ में, तो देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी के थोड़ा सा ऊपर, जो पृथ्वी है इसके जो थोड़ा सा ऊपर वाली हवा होगी, दिन में यह क्या होती है, दिन में यह हवा गर्म रहती है। कैसी रहती है, गर्म होती है। नीचे वाली हवा क्या होती है, पृथ्वी की सतह से जो लगी हुई हवा है वो क्या है, वो गर्म होती है।
और ऊपर वाली जो हवा होती है ऊपर भी तो ऐसी हवा होगी, यहाँ पर भी तो एयर होगी, और ऊपर वाली जो एयर होती है वह कैसी होती है, ठंडी होती है। कैसी होती है, ठंडी होती है। नीचे वाली हवा दिन की बात हो रही है, तो पृथ्वी से जो सटी हुई जो लगा हुआ भाग है वह क्या है, सॉरी जो ये वायु है यानी कि हवा है, हवा का जो नीचे वाला भाग है जो पृथ्वी से सटा हुआ है वह क्या है, वह गर्म है। यहाँ पर जो हवा है वो कैसी है, गर्म हवा है। लेकिन ऊपर क्या है, यही ऊपर क्या है, ठंडी हवा मौजूद है। दिन की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि हमने पढ़ा है, देखिए अभी आपको बताया गया कि जो साउंड का रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन होता है किसे कहते हैं, तो जब ध्वनि की किरणें या ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां पर क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है, इसमें विचलित हो जाती है तो अपवर्तन हो जाता है। लेकिन अपवर्तन भी दो प्रकार से होता है। कैसे, एक होगा कि जब जो भी किरण होगी वह क्या करेगी, या जो भी तरंग होगी वह सघन से विरल में जाएगी। कहां पर, या विरल से सघन माध्यम में जाएगी। विरल माध्यम से किस माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी। और दूसरा क्या होता है, दूसरे में होगा कि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। कहां पर जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो देखिए जब विरल, देखिए विरल का मतलब कम घनत्व से, किससे, कम घनत्व। विरल का मतलब क्या है, कम घनत्व है। मतलब वहां पर जो भी कण होंगे वो कैसे होंगे, वो अधिक दूरी पर होंगे। क्या होगा, उनके बीच दूरी अधिक होगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर कण घनत्व से इसका मतलब है। और सघन का मतलब क्या होगा, जो भी कण होंगे वे अधिक पास होंगे, ऐसे बिल्कुल। और विरल में भी बताया गया कण कैसे होंगे, ऐसे दूर पर होंगे। लेकिन जब सघन वाली बात आ जाएगी तो उसमें कण क्या होंगे, अधिक पास होंगे। तो देखिए यहाँ पर कणों के बीच की दूरी अधिक है तो यहाँ पर क्या घनत्व तो क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर जब कणों के बीच की दूरी कम है यानी कि ये लगभग कैसे है, ठोस है, तो ये क्या होगा, इनका घनत्व अधिक होगा। तो वही बात हो रही है। तो यहाँ पर विरल का मतलब समझिएगा कि कम घनत्व, और सघन का मतलब अधिक घनत्व। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो हवा है नीचे क्या है, गर्म है। तो जब हवा गर्म होगी तो उसके कण क्या होंगे, अधिक उनके बीच की दूरी क्या होगी, अधिकतम होगी। मतलब अधिक दूरी पर क्या होंगे, वे कण आपस में होंगे। आई बात समझ में। जब गर्म हवा आए तब, जब गर्म हवा रहेगी तो उसके कण क्या होंगे, दूर होंगे। तो वही बात यहाँ पर होती है। तो जब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से आवाज लगा रहा है, क्या कर रहा है, आवाज लगा रहा है। तो जब यहाँ से हम क्या करते हैं, जब आवाज लगाते हैं तो ये तो गर्म हवा है, तो एक ऐसा एरिया उत्पन्न हुआ है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, जो इसके कण है वे दूर पर है। कैसे, अधिक दूरी पर है। तो यह कैसा माध्यम हुआ, विरल माध्यम। कैसा, विरल माध्यम। आई बात समझ में। विरल माध्यम का लीजिए या इसी को कर लीजिए क्या, कम घनत्व। क्या, कम घनत्व वाला माध्यम। आई बात समझ में। तो देखिए जब इसका घनत्व कम है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसे अभी प्रकाश वाले में बताया गया, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि रोड खाली है। क्या है, रोड खाली है, सिंपल भाषा में समझते हैं। रोड खाली है तो हम लोग क्या करते हैं, 50, मान लीजिए बाइक से चल रहे हैं तो 80, 75 या 70 जो भी हमारी स्पीड है क्या है, बनी रहती है। लेकिन जो ही जहां पर क्या होगी, रोड पर भीड़ लगी हुई हो तो वहां पर हम तो 70 नहीं चल सकते। वहां पर क्या होगा, हमें हमारे जो भी गति होगी वो क्या होगी, कम होगी और हम इधर उधर जाने लगेंगे। आई बात समझ में। जिधर रास्ता पाएंगे उधर क्या होगा, उधर से निकलने का प्रयास करेंगे। तो वही काम यहाँ पर भी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ से यहाँ पर क्या है, जो कण है वे दूरी पर है, अधिक दूरी, कणों के बीच की दूरी क्या है, अधिक है। तो जब दूरी अधिक रहेगी तो खाली स्थान मिलेगा तो क्या होगा, ध्वनि चली जाएगी। आई बात समझ में। तो ध्वनि क्या होगी, चलना स्टार्ट करेंगे, मतलब वहां पर क्या होगा, उसकी गति अधिक होगी। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब ध्वनि की बात हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हवा गर्म है या माध्यम कैसा है, विरल माध्यम या कम घनत्व वाला माध्यम है, तो यहाँ से ऐसे आवाज निकलेगी। तो यहाँ से ध्वनि ऐसे जाएगी, ऐसे ध्वनि क्या होगी, यहाँ से निकलेगी। मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आवाज लगा रहे हैं, यहाँ से कोई व्यक्ति आवाज लगा रहा है तो ये क्या होगा, यह आवाज ऐसे जाएगी। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए अगर ऐसे जा रही है तो इसको ऐसे उधर चला जाना चाहिए, ऐसे इधर जा रही है तो इधर चला जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि नीचे कम घनत्व है, ऊपर हवा कैसी है, नीचे देखिए गर्म हवा है तो उसका घनत्व कैसा है, कम घनत्व या विरल माध्यम है। ऊपर ठंडी हवा है तो ऊपर कैसा माध्यम है,
सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यहाँ पर तरंग की बात करेंगे, जब ध्वनि तरंग क्या होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या करती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ से ऐसे किरण जाएगी तो ऐसे झुक जाएगी, ऐसे जाएगी तो ऐसे झुक जाएगी, मतलब ऐसे जो भी किरण जाएंगे वो क्या होगा, अविलंब की ओर ऐसे जाकर झुक जाएंगे। तो ये बताइए, जब अविलंब की ओर झुक रही है तो ये मैक्सिमम दूरी प्राप्त करेंगी, अगर वैसे जाती तब तो मैक्सिमम दूरी प्राप्त करती। तो इस कारण से क्या होगा कि अविलंब की ओर झुकना प्रारंभ कर देती है और ये यहीं पर आकर क्या हो जाती है, एक बिंदु पर सिमट जाती है। इस कारण से क्या होता है कि जो ध्वनि है वो अधिक दूरी तय नहीं कर पाती है। आई बात समझ में? क्या होगा कि जब हम क्या करते हैं, दिन में आवाज लगाते हैं तो जो पृथ्वी का सतह है उसके ऊपरी वाला जो ऊपर की वायु होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। लेकिन अधिक ऊपर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसकी ध्वनि होती है, जो वहां पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो उसकी वायु होती है ना, जो वायु होती है वो कैसे होती है, ठंडी। अब जब ठंडी होगी तो इसका जो ये माध्यम होगा कैसा होगा, सघन माध्यम होगा, घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर क्या है, गर्म हवा है तो कम घनत्व होगा। तो जब कम घनत्व से अधिक घनत्व में जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी किरणें होंगी, जो भी तरंगें होंगी वो क्या होंगी, अविलंब की ओर ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे जाएंगे, लेकिन यहाँ से कहां पर चली जाएंगी, अविलंब की ओर चली आएंगी। तो आशा है बातें समझ में आई होगी। अब रात वाला कांसेप्ट देख लेते हैं, क्या करते हैं, रात वाला देख लेते हैं। सेम इसका उल्टा होगा, क्या होगा, सेम इसका उल्टा होगा। अब देखिए रात में क्या होगा, सेम वही, सब कुछ वही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी की सतह है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा अविलंब है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये, अब यहाँ पर रात वाली बात है ना, तो रात में क्या होता है, जो पृथ्वी होती है उसके ऊपर की वायु ठंडी होती है। क्या होती है, पृथ्वी के जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर की वायु क्या होती है, ठंडी होती है। यहाँ की वायु क्या होगी, पृथ्वी रात को क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसकी जो वायु है क्या होती है, ठंडी होती है। तो यहाँ की जब वायु ठंडी होती है, लेकिन ऊपर वाली जो वायु होती है वह कैसी होती है, यहाँ की जो ऊपर स्थित वायु है वह क्या होती है, वह गर्म होती है। कैसी होती है, गर्म होती है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जब वह गर्म वायु है, वह वायु कैसी है, गर्म है, और यहाँ पर वायु कैसी है, ठंडी वायु, यानी कि ठंडी हवा है। तो देखिए जब ठंडी हवा है तो इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। और इसका घनत्व क्या होगा, इसका जो घनत्व होगा वह कितना होगा, कम होगा। अब देखिए, अब जब रात को हम जब आवाज लगाते हैं, यहाँ से कोई आवाज लगाता है, तो जब यहाँ से आवाज लगाते हैं तो होगा क्या कि जो भी हमारी आवाज होगी ना, जो भी साउंड होगी वह क्या होगी, हमारे लिए यहाँ से बोलना शुरू स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि ऐसे इसमें से निकलेगी, ऐसे आवाज हमारी क्या होगी, ऐसे साउंड की जो तरंगे होंगी वो क्या होंगी, ऐसे निकलेंगी, जो उसकी वेव होगी वो क्या होंगी, ऐसे निकलेंगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, नीचे अधिक घनत्व वाली है ना, और ऊपर क्या है, कम घनत्व है। तो अभी आपको बताया गया कि जब कम घनत्व से अधिक घनत्व में कोई किरण जाती है या कोई तरंग जाती है तो वह क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जा रही है, मतलब यहाँ पर जो कोण है वो क्या है, अधिक पास पास है। क्या है, अधिक पास पास है। तो इनमें से निकलना मुश्किल है, निकालना मुश्किल है ना। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर जो कण है वे अधिक दूर दूरी पर है। तो यहाँ से अगर कोई किरण निकलेगी तो ऐसे ऐसे चली जाएगी, यही बात समझ में। लेकिन अगर यहाँ से कोई किरण निकलेगी तो ऐसे आना उसका मुश्किल है, इसमें से निकलना क्या है, मुश्किल है। क्यों, क्योंकि इससे कण क्या है, अधिक पास पास है। लेकिन यहाँ से क्या होगा, इससे कण अधिक दूर दूर पर है तो क्या होगा, किसी प्रकार से ऐसे निकल जाएगी। आई बात समझ में। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर वही काम होगा। तो देखिए यहाँ पर अधिक घनत्व से अगर कम घनत्व में जो ध्वनि की तरंगे अगर वो प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वे अविलंब से दूर भागेंगी। जो हमारा विलंब है इससे क्या होगा, ऐसे दूर भागेंगी, अविलंब से दूर भागेंगी। और जब अविलंब से दूर भागेंगी तो क्या होगा, मैक्सिमम दूरी प्राप्त करेंगी। क्या करेंगी, अधिकतम दूरी तय करेंगी। आई बात समझ में। वहां पर क्या होगा, जो दूरी वे तय करेंगी वो कैसी दूरी तय करेंगी, अधिकतम, मतलब अधिक से अधिक दूरी तय करेंगी। और जब मैक्सिमम दूरी तय करेंगी, मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेंगी, तो वहां पर क्या होगा, इस कारण से ही हम कहेंगे क्या होता है, जो आवाज होती है वह दिन में कम सुनाई देती है, लेकिन रात में क्या होती है,
अधिक दूर तक सुनाई देती है। दिन में क्या होगा, कम दूरी तय करेगी, लेकिन रात में क्या होता है, वही साउंड अधिक डिस्टेंस तय करती है। तो आशा है बातें समझ में आई होंगी। देखिए सिंपल है, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कोई भी ध्वनि होती है वह दिन को कम दूरी तय करती या कम दूरी तक सुनाई देती है, लेकिन रात को वही क्या होती है, अधिक दूरी तक सुनाई देती है। क्यों? तो उसका कारण होगा क्या, रिफ्लेक्शन, यानी कि अपवर्तन। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगर आपको बताना है कि अपवर्तन के कारण कैसे होता है, तो अभी आपको बताया गया कि इसमें अपवर्तन दो प्रकार से होगा। एक तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो जो आपको बताया गया जब विरल माध्यम से यानी कि कम घनत्व से अगर अधिक घनत्व की ओर जाएंगी, यहाँ पर क्या है, उधर अधिक घनत्व है और नीचे क्या है, कम घनत्व है। तो जब कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर जाती है किरणें, तो क्या होता है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो अविलंब की ओर झुक जाएंगी। ऐसे क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएंगे। जब अविलंब की ओर झुक जाएंगी भैया, तो दूरी कहां से अधिक तय करेंगे, अधिक दूरी इस कारण से क्या होता है कि दिन में वो तय नहीं कर पाती है। लेकिन रात वाली जब बात आती है तो जो नीचे की वायु होती है वह क्या होती है, ठंडी होती है। मतलब यहाँ का जो घनत्व होता है वह क्या होता है, अधिकतम होता है, और ऊपर का घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की वायु क्या है, ऊपर की वायु जो है वह गर्म है। तो यहाँ से जब भी किरणें निकलेंगी, जो तरंगे होंगी, ध्वनि तरंगे, वे अगर यहाँ से निकलेंगी तो क्या होगा कि ऊपर खाली पाएंगे, मतलब वहां के कण क्या है, अधिक दूर दूर पर है। तो यहाँ से क्या होगा, जो किरणें होंगी वो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अविलंब से दूर भागने का प्रयास करेंगी। हमारा जो अविलंब है इससे क्या होगा, इससे दूर निकलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे दूर निकल जाएंगे, ऐसे आई बात समझ में। जो अविलंब से दूर भागेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम दूरी यानी कि अधिकतम दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं कि रात में जो भी ध्वनि होती है, जो भी आवाज होती है, जो साउंड होती है, वो क्या करती है, अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो आशा है जो भी बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होंगी, जो भी बातें बताई गई यहाँ पर समझ में आई होंगी। आई बात समझ में? अगर एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं। आई बात समझ में? पक्का आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, अब इसमें क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी है, इसमें दो प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला रिफ्लेक्शन बताया गया। रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि अब वहां पर क्या होगा कि जो भी ध्वनि होगी वो क्या होगी, किसी सतह से टकराकर वापस आएगी, तो क्या होगा, आपका परावर्तन, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अपवर्तन में आपको भी बताया गया, इसमें क्या होगा कि जब जो भी किरण होगी, जो भी तरंगे होगी, वो क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे, और वहां पर जाने के बाद क्या होगा, वे अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। जैसे यहीं पर बताया गया है, किरण ऐसे जा रही है, अब यहाँ पर ऐसे जा रही है तो इसको ऐसे ही चले जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है, ये विचलित हो जाती है, ऐसे अधिक विचलित हो जाएगी। आई बात समझ में? और यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर देखिए विचलन कैसे हुआ, विचलित कैसे हुई, तो यहाँ से किरण ऐसे जा रही है तो इसको ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पर आ रही है, इधर आ रही है, घूमकर कहाँ पर आ रही है, इधर आ रही है, तो ये अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो गई है। तो आशा है ये बातें समझ में आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।